दोस्तों नमस्ते। मैं प्रदीप पाटिल आप सभी का अद्वितीय ज्ञान भंडार में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने क्रिया के संदर्भ में और उसके भेदों के बारे में चर्चा की है, जिसमें हमने देखा था सहायक क्रिया किसे कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है। अब सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया ये अलग अलग दोनों भेद है, परंतु परीक्षा के तौर पर हमें प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कुछ अलग प्रकार के प्रश्न भी पाए जाते हैं। जैसे कि अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम में हमें इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। और उसके लिए एक तालिका दी जाती है जो कि कुछ इस प्रकार होती है। एक और आप लोगों को क्रियाएं दी जाती है, जैसे फैलना, लिखना, और आगे 2 कॉलम रिक्त छोड़े जाते हैं जिसमें आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखना है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखना है। जिसमें आप अगर एक क्रिया का रूप लिखेंगे, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक, तो आधा अंक मिलेगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक ये रूप अगर लिखेंगे, दोनों रूप लिखने से आपको एक पूर्ण अंक मिल सकता है। किसी एक रूप को अगर आप लिखेंगे तो उससे आपको आधा अंक प्राप्त हो सकता है। ध्यान में रखिए और इस प्रश्न को भलीभांति जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को यही आने वाला है। चलिए हम इसके बारे में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। अब ये परिभाषा किस प्रकार तैयार हो जाएगी, जो कि व्याख्या के रूप में मैंने इसे ऐसे बनाया है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, मतलब कभी कभी वह करता है, कभी कभी नहीं करता है, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा क्रिया को करने की प्रेरणा देता है। वह कभी कार्य करता भी है लेकिन दूसरे व्यक्ति से वह काम करवाता है, तब जाकर उसकी प्रेरणा से जो दूसरा व्यक्ति काम करता है, तब जाकर यह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण इस प्रकार होगा, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ पर माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, उसने स्वयं क्रिया की है, इसलिए ये पिलाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है लेकिन स्वयं की प्रेरणा से है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रियाओं के भेद में यह नहीं आएगा। अगले 2 वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को दीदी से दूध पिलाया। देखिए, माँ ने दीदी से कहकर, मतलब दीदी काम करने वाली है और माँ ने यहाँ पर केवल प्रेरणा दी है। वैसे ही तीसरा वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को दीदी से कहकर नौकरानी के द्वारा दूध पिलवाया। इसका मतलब यहाँ पर है माँ ने तो बिल्कुल काम नहीं किया, दीदी ने भी काम नहीं किया, लेकिन दीदी की प्रेरणा से नौकरानी ने किया। मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी, दूसरे ने तीसरे को दी, इसलिए यह जो क्रिया है वह सारे शब्द जो है, जैसे कि मैंने पिलाया या पिलवाया, ये दोनों शब्द जो है वह प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अर्थात माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ पर माँ करता है, वह स्वयं प्रेरणा से काम करती है, इसलिए पिलाया यह सिर्फ प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन दूसरे वाक्य में जब हम देखेंगे तो माँ ने दीदी से बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पर माँ यानी कि कर्ता ने स्वयं कार्य करके दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देने का काम किया है, इसलिए कर्ता स्वयं कार्य करते हुए दूसरे से कराता है। यहाँ पर कर्ता दूसरे को प्रेरणा देता है, वह व्यक्ति प्रथम व्यक्ति होता है जो कर्ता से प्रेरणा पाती है, इसलिए पिलाया यह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक होती है। अब आगे, माँ ने दीदी से कहकर नौकरानी के द्वारा बच्चे को दूध पिलवाया। अब पिलाया और पिलवाया, यहाँ पहले वाक्य में हमने पिलाया ये शब्द देखा था, जैसे कि पिलाया, इसमें आया ये प्रत्यय जुड़ गया है, और दूसरे वाक्य में जब हमने देखा तो वहां पर पिलवाया लिखा गया है। तो ध्यान में रखिए कि जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप बनता है तो क्रिया में आया, आना, वाया, वाना ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वाक्य में बताया गया है कि यहाँ माँ ने यानी कि कर्ता ने कार्य न करते हुए स्वयं उसने दूसरे व्यक्ति द्वारा तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा देने का काम किया है, इसलिए कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से
की प्रेरणा से या दूसरे व्यक्ति के प्रेरणा से वह करवाता है। यहाँ पर कर्ता दूसरे के द्वारा अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देता है। जैसे कि दीदी के द्वारा नौकरानी को प्रेरणा दी गई। वह व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति होता है जो कर्ता से प्रेरणा पाती है। इसलिए पिलवाया क्रिया यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे हम देखेंगे कि इन क्रियाओं द्वारा, जैसे कि अभी अभी हमने जो उदाहरण देखे, उन उदाहरणों द्वारा प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा प्रकार है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं, कर्ता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देता है। कर्ता स्वयं अपने व्यक्ति में, तो कर्ता एक व्यक्ति है, वह दूसरे को प्रेरणा देता है। कुछ उसके परिभाषा इस प्रकार होगी। परिभाषा में हम कह सकते हैं, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य करते हुए दूसरे को प्रेरणा देने का कार्य करता है, वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मतलब वो खुद काम नहीं करता लेकिन दूसरे को प्रेरणा देकर काम करवाता है। वैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। माँ ने दीदी से पत्र पढ़ाया, मतलब माँ ने खुद नहीं पढ़ा लेकिन दीदी से पढ़ाया। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देकर उसने काम करवाया। अगला वाक्य होता है कि अध्यापक ने छात्रों से काम कराया। तीसरा वाक्य है कि पिताजी आज आप गाड़ी चलाना, मतलब बेटे ने पिताजी को प्रेरणा दी है, दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी है कि आप गाड़ी चलाओ। तो ये पहले व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसलिए पहले व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरा व्यक्ति कार्य करेगा, तब यह प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएंगे। मित्र थोड़ा पानी तो पिलाओ, मतलब मित्र कर्ता जो है वो बैठा हुआ है और अपने मित्र को कह रहा है कि थोड़ा पानी तो पिलाओ। जरूरत तो पीने की उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को है, लेकिन वो अपने मित्र से कहकर ये काम करवाता है। इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा दी है। इसलिए लाल रंग में जो शब्द छपे हुए हैं, मतलब जो भी मैंने पहले वाक्यों में बताया, पढ़ाया, कराया, चलाना, पिलाना आदि जो शब्द है, वह सारे शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। यहाँ पर एक बात आप लोगों को टिप के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है, वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कुछ प्रत्यय जुड़ जाते हैं। वो प्रत्यय कुछ इस प्रकार होते हैं, आया और आना। जैसे मैंने आप लोगों को वाक्यों में बताया था, पढ़ाया, कराया, लाना, पिलाना आदि जो शब्द होते हैं वो हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, जिसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पहले जो प्रकार में हमने देखा, वहां पर कर्ता स्वयं दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता। वो कार्य पहले भी नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर वो कार्य नहीं करता है, लेकिन प्रेरणा भी केवल उस व्यक्ति को नहीं देता जो दूसरा व्यक्ति करने वाला है। उस दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा से तीसरे व्यक्ति द्वारा काम करवाता है। जैसे कि ये थर्ड स्टेज का काम होता है। जैसे पहले में माँ स्वयं प्रेरणा देती थी तो दूसरी दीदी काम करती थी, लेकिन यहाँ पर माँ के कहने पर दीदी के द्वारा तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी गई है और फिर वहां पर कार्य संपन्न हुआ है। तो इसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी और दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा से, मतलब दीदी की और स्वयं कर्ता की, माँ की प्रेरणा से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कार्य करवाता है, तब उस क्रिया शब्द को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण भी देख लेंगे हम कि माँ ने दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने छात्र द्वारा सिपाही से काम करवाया। यहाँ पर दोनों भी देखिए, माँ ने भी काम नहीं किया, दीदी ने भी काम नहीं किया, बल्कि दीदी के कहने पर पिताजी ने किया। जैसे कि अध्यापक ने काम बताने का काम किया, लेकिन छात्रों ने भी वह नहीं किया और तीसरे ही व्यक्ति द्वारा वो करवाया गया, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा जो अध्यापक की भी थी और छात्रों की भी थी। देखिए अब तीसरा वाक्य, पिताजी आज आप ड्राइवर से गाड़ी चलाना। बेटा बता रहा है, जो बताने वाला है वो काम नहीं करेगा, पिताजी भी नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी को उन्होंने बताया कि आप ड्राइवर को सूचना दीजिए, मतलब प्रेरणा दीजिए, वो गाड़ी चलाएगा। अगला वाक्य कि जैसे
मित्र राम से बताकर थोड़ा पानी तो पिलाना। मित्र बैठा हुआ है और वह कहता है दूसरे मित्र को कि तुम राम से कहो कि वो पानी लाकर देगा। इसका मतलब कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, दूसरे व्यक्ति को वह प्रेरणा देगा और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा देकर यह काम करेगा। इसलिए प्रेरणा देने वाला व्यक्ति यहाँ पर दूसरा है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो करता है उसने स्वयं काम न करके दूसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा देकर काम करवाया है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा से काम होने के कारण यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एक टिप आप लोगों को देने का प्रयास किया है कि मूल क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते समय उसमें वाया और वाना यह शब्द जो है जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है जुड़ते हैं। जैसे कि पढ़ वाया, कर वाया, चल वाया, पिल वाना, ऐसे जो शब्द होते हैं वे सारे आया और वाना इन प्रत्ययों से बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक तालिका देखेंगे जो कि आपको परीक्षा में भी लिखनी है। जैसे मूल क्रिया आपको दी रहती है फैलना, प्रथम क्रिया का रूप उसका होता है फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है फैलवाना। वैसे ही लिखाना, लिखाना, लिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सूखना, सुखाना, सुखवाना, चलना, चलाना, चलवाना। यहाँ पर पीना ये शब्द देखिए ह्रस्व आता है देते समय, लेकिन अब जो प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तित होता है तब उसका ह्रस्व रूप लिखना पड़ता है। जैसे कि सूखना, यहाँ पर दीर्घ है सु, दूसरा सु है, लेकिन जब प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा तो वह पहला रूप बन सकता है। ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आपने जो अद्वितीय ज्ञान भंडार के लिए सहयोग दिया है उसके लिए आप सभी के धन्यवाद अदा करता हूं। मैं प्रदीप पाटिल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम रुकते हैं, आगे मिलेंगे फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।